आज के वीडियो में भारतीय इतिहास के अंतर्गत मौर्य युग या मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना आचार्य चाणक्य या जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है उसकी सहायता से की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल था 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल था। और ब्राह्मण परंपरा है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें चंद्रगुप्त को शूद्र जाति का बताया गया है, उसकी माता का नाम मुरा बताया गया है। जबकि जो बौद्ध परंपरा के ग्रंथ हैं उसमें चंद्रगुप्त को नेपाल की तराई में अवस्थित क्षत्रिय कुल का व्यक्ति बताया गया है। और इसी मत को सर्वाधिक समर्थन मिला है। चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय कुल का व्यक्ति था। इसके अलावा सर विलियम जोन्स अंग्रेजी इतिहासकार ने जो अभिलेख थे और जो ऐतिहासिक अभिलेख थे उनका अध्ययन किया। उनमें एक नाम मिला सेंड्रोकोटस। और सेंड्रोकोटस को ही चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया या पहचाना गया। और स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त का नाम या उपनाम रखा पालीबोथ्रम। यूनानी इतिहासकार स्ट्रैबो। और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे विस्तृत साम्राज्य था। अब हम आगे बात करते हैं। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस था। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। हराने के बाद 500 हाथी उपहार में दिए थे सेल्यूकस को। और सेल्यूकस की लड़की हेल्ला से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह संपन्न हुआ था। और इसके बदले में पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु के जो पश्चिमी भाग थे चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिले थे सेल्यूकस की तरफ से। इसके अलावा जो हेलेना का जो वैवाहिक संबंध चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था इसका जो विस्तृत वर्णन है वो एपिनायस एक यूनानी इतिहासकार उसने अपनी पुस्तक में किया है। अगर प्रशासनिक संगठन की बात की जाए, प्रशासनिक संगठन की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक प्रशासनिक संगठन एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित किया था। और इसमें संपूर्ण बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, इसके अलावा बंगाल के कई बड़े भाग इसके साम्राज्य में सम्मिलित थे। और प्रशासनिक संगठन की जो जानकारी थी मेगास्थनीज यूनानी इतिहासकार, इसने अपनी पुस्तक इंडिका में, इसके अलावा कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में प्रशासनिक संगठन का जिक्र किया था या वर्णन किया था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हद पे स्थित है हिंदू कुश पर्वत। इसके अलावा उत्तरी कर्नाटक और मगध अर्थात बिहार से लेके सौराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र अपना शासन स्थापित किया था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज जो इतिहासकार था, दूत था, चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। और सेल्यूकस ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य की शासन, प्रशासन, आर्थिक व्यवस्था और जो कल्चर है उसके बारे में जानकारी दी थी इंडिका में। और मौर्य शासन की या मौर्य युग की सबसे अधिक जानकारी इंडिका से ही मिलती है। और या ये कहिए जो मौर्य वंश है, सम्राट अशोक का शासनकाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है, उसकी जानकारी हमें विदेशी स्रोतों से ही मिली है। अब आगे बात करते हैं कि इंडिका में मेगास्थनीज ने बताया था कि जो प्रशासन था वो
प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत प्रांत इकाइयों में बटे हुए थे, छोटी छोटी इकाइयों में, इकाई ग्रामों में बटे हुए थे, और इनका सबका एक उच्च अधिकारी नियुक्त किया गया था हर इकाई, प्रांत और ग्रामों के संबंध में। इसके अलावा अगर प्रमुख नगर की बात की जाए तो पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी और तक्षशिला प्रमुख नगर थे। पाटलिपुत्र पटना, और इसके अलावा कौशाम्बी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी जो बिहार है उसका भाग, और उज्जैनी मध्य भारत मध्य प्रदेश में, और तक्षशिला पाकिस्तान में, जिसे यूनानी तक्षशिला के नाम से भी जानते थे। और मौर्य की अगर नौकरशाही की बात की जाए, नौकरशाही जो अधिकारी व्यवस्था थी जो पिरामिड के रूप में थी, अर्थात निचले के स्तर से अधिकारी उच्च स्तर तक एक पिरामिड व्यवस्था थी, और हर निचले स्तर का अधिकारी अपने से ऊंचे स्तर के अधिकारी के लिए उत्तरदायी था या जवाबदेह था। और इसके अलावा चंद्रगुप्त के शासन प्रशासन की मुख्य व्यवस्था थी या विशेषता थी एक बड़ी स्थायी सेना रखना। और उसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों से ऐसा ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे विशाल सेना थी उस समय, और उसके बाद भी इतनी विशाल सेना शायद ही किसी शासक की रही हो, अगर अखिल भारतीय स्तर पर देखा जाए तो। और इस सेना को चतुरंगड़ी कहा गया। चतुरंगड़ी कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में चतुरंगड़ी, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को चतुरंगड़ी कहा गया। इसमें पैदल, हाथी, घोड़े और रथ 4 सेना के अंग थे। और प्लिनी यूनानी इतिहासकार और यूनानी भूगोलवेत्ता प्लिनी, इसने बताया था कि चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही थे, 30,000 घुड़सवार थे, और इसके अलावा 9,000 हाथी थे। प्लिनी ने ऐसा बताया था। और मेगास्थनीज ने बताया था कि चंद्रगुप्त की परिषद थी, उच्च परिषद थी, जिसमें 30 उच्च अधिकारी शासन प्रशासन की नीतियां बनाया करते थे। परिषद, उच्च परिषद थी, मेगास्थनीज ने ऐसा बताया है। अगर गुप्तचर विभाग की बात की जाए तो गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। और गुप्तचर मुख्य रूप से 6 प्रकार के हुआ करते थे। ऐसे गुप्तचर हुआ करते थे जो महल में निवास करते थे। इसके अलावा ऐसे गुप्तचर जो जनता की बात राजा तक पहुंचाया करते थे। इसके अलावा एक राजा से दूसरे राजा तक संदेश भेजने का काम भी गूढ़ पुरुष या गुप्तचर किया करते थे। और ये 6 प्रकार के थे। और इसके अलावा चर, एक गूढ़ पुरुष का जिक्र किया गया है और अर्थशास्त्र में इसका वर्णन किया गया है, और एक महत्वपूर्ण गुप्तचर था। इसके अलावा बात करते हैं अगर कर की, तो किसानों से जो टैक्स लिया जाता था उनकी उपज का चौथे से छठे हिस्से तक कर लिया जाता था। अब हम आगे बात करते हैं बिंदुसार की। बिंदुसार का जो कार्यकाल रहा था 298 से 273 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो आगे की पीढ़ी है बिंदुसार की है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और इसका कार्यकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक था। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का समर्थक था और पिंगलवास एक आजीवक सन्यासी था। इसे अपने दरबार में आश्रय दिया था। पिंगलवास एक प्रमुख भविष्यवेत्ता भी था। इतिहास में बिंदुसार के अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे अगर यूनानी ग्रंथों की बात की जाए तो यूनानी ग्रंथ में बिंदुसार का नाम अमित्रकेट्स के नाम से दिया गया है। अमित्रकेट्स।
और स्ट्रैबो यूनानी इतिहासकार और यूनानी भूगोल वेत्ता, इसने चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के बिंदुसार का नाम आतली द्रोणचट और अमित्रघात जो प्रमुख नाम ये संस्कृत ग्रंथों में दिया गया है और इसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार का नाम और अमित्रचटस एथेनियस यूनानी इतिहासकार था, उसने ये नाम दिया था। अमित्रखंड संस्कृत में, संस्कृत ग्रंथों में, और मद्रसार नाम दिया गया था वायु पुराण में। बिंदुसार ने चंद्रगुप्त के द्वारा जो विदेशों से मैत्रीपूर्ण नीति थी, मुख्य रूप से पश्चिम में, उस नीति का अनुकरण किया और जो विदेशी शासक थे उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाए रखा। और इसकी जो एक उदाहरण मिलता है कि जो सीरिया का शासक था एंटियोकस सीरिया का शासक था। सीरिया उस समय उत्तरी मिस्र और अलेक्जेंड्रिया, इसके अलावा अरब का कुछ भूभाग और दक्षिणी यूरोप का कुछ भूभाग, उसमें जो सीरिया सम्मिलित था, उसका शासक था एंटियोकस। ये बिंदुसार का समकालीन शासक था। बिंदुसार ने इससे 3 चीजें मंगवाई थी जिसका इतिहास में जिक्र है: मीठी मदिरा या शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। एंटियोकस ने मीठी मदिरा और सूखे अंजीर भिजवा दिए थे और साथ ही साथ यह संदेश भिजवाया था कि यूनानी प्रथा में जो दार्शनिक होते हैं उनका जो व्यापार या उनका क्रय विक्रय यूनानी प्रथा के अंतर्गत नहीं आता है। अब आगे बात करते हैं। जो बिंदुसार ने अपना जो राज्य फैलाया था, चंद्रगुप्त मौर्य की तरह विशाल राज्य फैलाया था और सुदूर दक्षिणवर्ती जो भारत था वहां तक अपना राज्य फैला लिया था। अब आगे बात करते हैं। जो मिस्र का शासक था फिलाडेल्फस द्वितीय, फिलाडेल्फस टालेमी द्वितीय, इसमें डायोनिसस एक राजदूत भेजा था। और जो बिंदुसार की मृत्यु हुई थी 273 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी बिंदुसार की। अब बिंदुसार के बाद बात करते हैं आगे आने वाली पीढ़ी अर्थात बिंदुसार के पुत्र अशोक की। मौर्य वंश का जो अगला शासक आया अशोक, इसका जो शासनकाल का था 273 से 232 ईसा पूर्व। अशोक एक महान शासक था और बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, लेकिन इस बारे में मतभेद है। और आगे बात करते हैं कि अशोक की एक पत्नी थी देवी, जो विदिशा का एक सेठ था, उसकी पुत्री थी। और सिंघली जो अनुश्रुति है, जो श्रीलंका के जो स्रोत है, बौद्ध स्रोत है, इसके अनुसार ये प्रथम पत्नी थी देवी अशोक की। और महेंद्र अशोक का पुत्र था, संघमित्रा अशोक की पुत्री थी। और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अशोक की एक पत्नी, दिव्यावदान जो ग्रंथ है दिव्यावदान, उसमें अशोक की एक पत्नी तिस से रक्षिता का भी जिक्र मिलता है। और इसके अलावा जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है समुद्रगुप्त के समय का, उसमें अशोक की एकमात्र रानी कारुबागी का जिक्र मिलता है। और राज्याभिषेक से पहले अशोक उज्जैन
जिसे उस समय अवंती कहा जाता था, अवंती का गवर्नर था, साथ ही साथ तक्षशिला जो पाकिस्तान में अवस्थित है उसका भी गवर्नर था या प्रांतीय शासक था। और शिलालेख पर अपने विचारों को खुदवाने वाला संभवतः भारत का पहला शासक अशोक ही था। अशोक ने ही शिलालेख पर अपने विचार और उपदेश खुदवाने का काम आरंभ किया। इससे पहले ईरान की परंपरा में जो ईरान के शासक थे वो शिलालेख पर अपने शासन प्रशासन संबंधी और नीतियां खुदवाया करते थे। और अब जो अशोक था संभवतः उन्हें ईरानी शासकों से प्रभावित था। अशोक की प्रथम पत्नी देवी का जिक्र मिलता है, दिव्यावदान में तिस्रक्षिता एक पत्नी का जिक्र मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में कारुबाकी का जिक्र मिलता है। और राज्याभिषेक से पहले अशोक उज्जैन अवंती या तक्षशिला, उज्जैन अवंती एक ही नाम है, अलग अलग नाम एक ही जगह के हैं। और तक्षशिला पाकिस्तान में अवस्थित है, इसका प्रांतीय शासक था या गवर्नर था। और जो शिलालेख पर जो संदेशों को खुदवाने का काम सर्वप्रथम भारत में अशोक ने प्रारंभ किया था। और अशोक ने संभवतः ये काम अर्थात शिलालेख पर अपने संदेशों, उपदेशों और राजकीय जो आदेश है उनको खुदवाने का कार्य जो ईरान की परंपरा के जो शासक थे अर्थात ईरानी शासक थे वो अपने शिलालेखों में अपने संदेश खुदवाया करते थे। अशोक उनसे ही प्रभावित था और उन्हीं के आधार पे संदेशों खुदवाया था। और जो अशोक की जो उपाधियां थी वो अशोक थी, ये उपाधि मिली थी मास्की का जो लघु शिलालेख है उसमें। और देवानाम प्रिय अशोक, देवानाम प्रिय अशोक राजा, ये गुर्जरा लघु शिलालेख उसमें उपाधि मिली थी। इसके अलावा अशोक मौर्य, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें अशोक मौर्य की उपाधि मिली है। रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख। और इसके अलावा पियदस्सी राजा, पियदस्सी राजा ये उपाधि मिली। 12 वर्ष का जो गुफा लेख है उसमें पियदस्सी की उपाधि मिली है। इसके अलावा अशोक वर्धन, अशोक वर्धन उपाधि पुराणों में मिली है, पुराण। और राजा अशोक देवानम प्रिय ये उद्गोलनम लघु शिलालेख उसमें उपाधि मिली है। और अशोक ने 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, लेकिन गृह युद्ध के कारण वास्तविक रूप में 269 ईसा पूर्व में ही अशोक का जो राज्य अभिषेक हो पाया था। अगर अशोक के अभिलेखों की बात की जाए तो इसमें जो सबसे पहले आते हैं शिलालेख। शिलालेख मुख्य रूप से 14 है, 14 शिलालेखों का समूह है जो मिला है अभी तक। जैसे सावाजगढ़ी, मनसेरा और कालसी। सावाजगढ़ी, मनसेरा और कालसी में शिलालेख मिले हैं। कालसी उत्तराखंड के देहरादून में है और इसके अलावा मनसेरा हजारा जिले पाकिस्तान में और सावाजगढ़ी पेशावर में स्थित है। इसके अलावा शिलालेख मिले हैं गिरनार में, गुजरात, काठियावाड़ में। इसका धौली उड़ीसा में मिले हैं, धौली उड़ीसा में। और जौगढ़ में मिले हैं शिलालेख, एरागुडी में मिले हैं, एरागुडी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में, धौली उड़ीसा में। और जौगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले में, सोपारा महाराष्ट्र के ठाणे जिले में। और इसके अलावा कुछ लघु शिलालेख मिले हैं, जैसे इनमें आते हैं रूपनाथ, गुर्जरा, सासाराम,
ऐसी जगहों पर शिलालेख मिले हैं। अब हम बात करते हैं स्तंभ लेख की। शिलालेखों की तरह स्तंभ लेख भी महत्वपूर्ण है, जिसमें अशोक ने अपने विचार या संदेश अंकित करवाए। जो स्तंभ लेख है इनकी संख्या अभी तक 7 बताई जाती है, या 7 स्तंभ लेख मिले हैं। जैसे दिल्ली का टोपरा दिल्ली, ये सबसे पहले सहारनपुर जिले में अवस्थित था, लेकिन बाद में जो फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली ले आया और दिल्ली मेरठ का शिलालेख, दिल्ली मेरठ का शिलालेख, इसके अलावा लौरिया अरराज का शिलालेख, ये चंपारण जिले में अवस्थित है, बिहार के। और लौरिया नंदनगढ़, यह शिलालेख भी चंपारण जिले में अवस्थित है। और रामपुरवा, यह भी चंपारण जिले में अवस्थित है। और प्रयाग, ये पहले कौशाम्बी में था, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बाद में सम्राट अशोक द्वारा इसे इलाहाबाद या प्रयागराज में स्थापित करवा दिया गया। इसके अलावा कुछ लघु स्तंभ मिले हैं, जैसे संगिसा का मिला फरुखाबाद में, गज स्तंभ जिसे कहते हैं। अब बात करते हैं गुहा लेख की। गुहा लेख अर्थात सम्राट अशोक ने शिलालेख और स्तंभ लेख के अलावा जो गुफाएं थी, पहाड़ों, पर्वतों और पत्थरों काटकर, चट्टानों काटकर जो गुफाएं थी, उनमें अपने संदेश अंकित करवाए। गुहा लेख जैसे बाराबर पहाड़ी बिहार में अवस्थित है, इसमें अशोक के संदेश अंकित है। इसके अलावा जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान भी यहाँ बनाया गया। और ये गुहा लेख मुख्य रूप से प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। और जबकि जो तक्षशिला में जो शिलालेख मिले हैं वो अरामाइक लिपि में लिखे गए हैं। और उसके अलावा कंधार के पास सारकोना पाकिस्तान में अवस्थित है, वहां एक शिलालेख मिला है और उसमें यूनानी और अरामाइक दोनों लिपियों में संदेश अंकित है। और पाकिस्तान के जलालाबाद में लगमान नामक स्थान पर भी अरामाइक लिपि में लिखा हुआ शिलालेख मिला है। और 1837 में सबसे पहले ब्रिटिश भूगोलवेत्ता या कहिए ब्रिटिश एक अधिकारी था, पुरातत्वविद जेम्स प्रिंसेप, इसने सबसे पहले अशोक के शिलालेख पर लिखी हुई लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद 1837 के बाद ही यह पता लगा कि भारत में भी मौर्य युग जैसा एक स्वर्णकाल युग था। उससे पहले भारत में लगभग अंधकार युग ही चलता था। अब हम बात करते हैं, जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था कि शिलालेखों में अशोक को पियदस्सी कहा गया है। इसके बाद कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध ऐसा बताया जाता है कि अशोक कलिंग के हाथी प्राप्त करने के लिए और साथ ही साथ अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उड़ीसा में यह प्रांत अवस्थित था, इसलिए युद्ध किया था। इसमें लाखों लोग मारे गए थे और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में यह युद्ध किया था, अर्थात 261 ईसा पूर्व में। और इस युद्ध में अपार जनधन हानि हुई थी। इससे द्रवित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था।
अब हम आगे बात करते हैं, जो कलिंग युद्ध था उसके परिणामों के विषय में जो सूचना मिलती है वो 13वें अभिलेख में मिलती है। और इस युद्ध के बाद अशोक ने राज्यों पर जो भौतिक विजय की नीति को छोड़कर धार्मिक विजय और आध्यात्मिक विजय की नीति को अपनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया पूरे भारत में। इसके अलावा विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और ये कहा जाता है भेरी घोष के बदले में अशोक ने धम्म घोष की नीति को अपनाया। और अशोक ने जो अपने धर्म प्रचारक थे पश्चिम एशिया में भेजे, दक्षिण पूर्व एशिया में भेजे, यूनानी राज्यों में भेजे। इसके अलावा उत्तरी जो मध्य एशिया है वहां अपने धर्म प्रचारक भेजे और दक्षिण में श्रीलंका तक अपने धर्म प्रचारक भेजे। और श्रीलंका में भेजा था अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचारक के रूप में भेजा था। अगर यवन देश की बात करें, यूनान की यवन देश, तो यहाँ धर्म रक्षित एक भिक्षु को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था, यवन देश की बात करें। और इसके अलावा हिमालय देश में, हिमालय प्रदेश में मंजिम एक बौद्ध भिक्षु को भेजा था। और इसके अलावा कश्मीर और गंधार, जिसे कंधार कहते हैं अफगानिस्तान में, यहाँ पे मजंतिक को भेजा था। अशोक के समय बौद्धों की तीसरा सम्मेलन या तीसरी संगीत का आयोजन किया गया था। और इसका उद्देश्य यह था कि बौद्ध परंपरा में या बौद्ध धर्म में तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं और उन परिवर्तनों को कहां तक लागू किया जा सकता है, ऐसा इस सम्मेलन संगीत में लागू किया गया था। और इसके अलावा अशोक को विश्व का महान धर्म प्रचारक, शासक भी कहा जाता है। और इसके अलावा अशोक ने सिद्धांत दिया था उस समय, जियो और जीने दो। और यही सिद्धांत पश्चिम के जो दर्शन है उसमें भी यही सिद्धांत है, लिट एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव। जियो और जीने दो। और अगर मौर्यकालीन में अगर भाषा की बात की जाए अशोक के समय में, तो मुख्य रूप से अशोक ने भाषा के आधार पर राजनीतिक एकता स्थापित कर दी थी। और भाषा के आधार पर इसमें भारत की भाषाएं थी, इसके अलावा विदेशों की भाषाएं थी। और इसमें मुख्य रूप से पश्चिम की भाषाएं थी, जैसे यूनानी ये विदेशी भाषा थी, और संस्कृत और प्राकृत, पाली, इन भाषाओं के संयोजन से अशोक ने अपने संदेशों को शिलालेख और स्तंभों पर खुदवाया और इससे एक प्रकार की भाषाई एकता कायम हुई। और अशोक संभवतः भारत का पहला और अंतिम शासक था जिसने देसी भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अपने संदेशों को खुदवाया और उनमें भाषाई और सांस्कृतिक एकता स्थापित की। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन के प्रमुख अधिकारी, जैसे महामात्य। यह प्रमुख नगरों का अधिकारी हुआ करता था, जैसे इस समय आजकल जिला अधिकारी होता है। और रूप दर्शक, यह सिक्कों का जानकार हुआ करता था, सिक्कों का जानकारी रखने वाला। और अमात्य, योग्य अधिकारी थे, उनका समूह हुआ करता था, समूह अमात्य। और अग्रमात्य,
एक प्रमुख पद था प्रधानमंत्री का पद। प्रदेष्टा, मंडल का प्रमुख, मंडल प्रमुख या मंडल का प्रमुख अधिकारी प्रदेष्टा। इसके अलावा सौवर्णिक, टकसाल का अधिकारी, जहां मुद्राएं छापी जाती थी या मुद्राओं का जहां बनाया जाना होता था, टकसाल का अधिकारी। इसके अलावा अन्य कई भी अधिकारी थे। और जो मौर्य काल में जो शीर्षस्थ अधिकारी था, शीर्षस्थ अधिकारी या जो उच्च पद पर आसीन अधिकारी, उनको तीर्थ कहा जाता था, तीर्थ, मौर्य काल में। और इसके अलावा उच्चतम कोटि के अधिकारी हुआ करते थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज। मंत्री, पुरोहित तीर्थ में, सेनापति और युवराज, ये उच्च या शीर्षस्थ अधिकारियों के अंतर्गत आया करते थे। अगर मौर्य वंश के अशोक के शासन काल को या उसके प्रशासन या उसके राज्य के विस्तार के अंगों के या बंटवारे को देखा जाए तो यह मुख्य रूप से 5 भागों में बटा हुआ था। जैसे पहला भाग था उत्तरापथ। उत्तरापथ प्रांत था, इसकी राजधानी थी तक्षशिला, पाकिस्तान में। और दूसरा प्रांत था अवंती राष्ट्र, मध्य भारत में, उज्जैनी इसकी राजधानी थी। और तीसरा प्रांत था कलिंग प्रांत, इसकी राजधानी थी तोसली। और चौथा प्रांत था दक्षिणापथ, दक्कन में, दक्षिण भारत, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी। और पांचवा प्रांत या राज्य था प्राची या मध्य देश, जो उत्तर भारत के साथ साथ पूर्वी भारत का कुछ भाग और मध्य भारत का कुछ भाग सम्मिलित करता था। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र या पटना। अगर अन्य अधिकारियों की बात की जाए तो उसमें और अधिकारी आते सीता अध्यक्ष। यह कृषि विभाग का प्रमुख हुआ करता था, कृषि विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। और अकारा अध्यक्ष, यह था खानों से संबंधित, माइंस। लक्षणा अध्यक्ष, मुद्रा बनाने वाला प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। अब मुद्रा अध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष, मेगास्थनीज, एरियन स्ट्रैबो जैसे यूनानी इतिहासकार थे, उन्होंने ये बताया था कि मौर्य काल में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। लेकिन चाणक्य ने अर्थशास्त्र में यह बताया है कि दासों की कई श्रेणियां थीं और उन श्रेणियों के आधार पर उनके कामों का बंटवारा हुआ करता था। अब हम आगे बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की, अर्थात वास्तुकला। वास्तुकला और लोक कला। वास्तुकला के अंतर्गत मेगास्थनीज ने यह बताया था कि उस समय मौर्य साम्राज्य का जो राजप्रसाद था, पाटलिपुत्र में अवस्थित था, वो दुनिया का सबसे भव्य और सुंदर राजप्रसाद था और जिसकी तुलना ईरान के राजप्रसाद से की जा सकती है। और साथ ही साथ
मेगास्त्री ने यह बताया था कि पाटलिपुत्र के चारों ओर सैकड़ों मील के दायरे में पत्थर और लकड़ी से बनी हुई एक दीवार थी जो उसकी चार दीवारी का कार्य किया करती थी। और आगे बात करते हैं वास्तुकला और लोक कला की, तो पत्थर से जो गुफाएं बनाने का कार्य सर्वप्रथम मौर्यों ने ही प्रारंभ किया था और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का कार्य मौर्यों ने ही प्रारंभ किया था। और ये गुफाएं थी, इनके जो मुख्य उदाहरण मिलते हैं 12 वर्ग की गुफाएं, और यहाँ भिक्षुओं का निवास हुआ करता था। इसके अलावा जो अगर स्तंभ की बात करें, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ मुख्य रूप से ईरानी स्थापत्य कला से प्रभावित थे और ईरानी स्थापत्य कला में जो स्तंभ बनाए गए थे वो स्तंभ प्लेन ना होकर उनमें नालियां बनी हुआ करती थी, ऐसी दरारदार, जबकि अशोक के स्तंभ बिल्कुल प्लेन हुआ करते थे, तो या प्लेन होते हैं। और स्तंभों पर जो पॉलिश करने की प्रथा थी, अशोक ने ईरानियों से ही सीखी थी या उनसे ही प्रभावित हुआ था, जो स्तंभों में पॉलिश करवाई थी, जो अभी वैसी चमकदार है। और आगे बात करते हैं कि जो पत्थर थे, पत्थरों को आपस में जोड़कर जो स्तंभ बनाए गए थे वह भी मौर्य काल में ही प्रारंभ हुए थे। अर्थात काफी बड़े पत्थर या किसी छोटे पर्वत या बड़े पर्वत या चट्टान को काटकर उसे भवन का रूप देना या गुफा का रूप देना या किसी चैत्य या स्तूप का रूप देना, केवल एक ही पत्थर को काटकर, वो मौर्य काल में ही प्रारंभ हुआ था। उससे पहले ऐसी वास्तुकला भारत में अस्तित्व में नहीं आई थी। और इसके अलावा अगर लोक कलाओं में बात की जाए तो मूर्तियों का विशेष योगदान है। और इसमें जो परखम, मथुरा में एक मूर्ति मिली है, यक्ष की मूर्ति मिली है। परखम मथुरा में यक्ष की मूर्ति मिली है, जो मथुरा संग्रहालय में रखी है। इसके अलावा दीदारगंज बिहार में यक्षिणी की मूर्ति मिली है। और बेसनगर में यक्ष और यक्षिणियों की काफी अधिक संख्या में मूर्तियां मिली हैं। और मौर्य साम्राज्य के बाद में बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन की बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य का पतन 232 ईसा पूर्व, जो अशोक का जो शासन था वो समाप्त हो गया था, तब से ही विघटन प्रारंभ हो गया था। और उसके अलग अलग कारण बताए जाते हैं कि जैसे डॉक्टर डी कौशाम्बी ने इसका कारण बताया था। डी कौशाम्बी इसका कारण बताया था आर्थिक संकट बताया था। और हरप्रसाद शास्त्री धार्मिक नीति, यह मुख्य कारण बताया जाता था। ब्राह्मण विरोधी नीति, ब्राह्मणवादी परंपरा विरोधी नीति। अशोक से पहले जो ब्राह्मणवादी परंपरा में यज्ञ, हवन और पूजा हुआ करती थी, उसमें जो निर्दोष जानवर थे उनकी बलि का प्रचलन था। इसके अलावा उसमें काफी अधिक धन नष्ट हुआ करता था और कई प्रकार के आडंबरपूर्ण कार्यक्रम हुआ करते थे। और ऐसी परंपराओं को रोक दिया गया, जिससे ब्राह्मण वर्ग था वो खिलाफ हो गया। और धीरे धीरे जब अशोक के शासन का पतन प्रारंभ हुआ तो ब्राह्मणवादी परंपरा थी हावी हो गई। और हेमचंद्र राय चौधरी ने अहिंसक और शांतिप्रिय नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना था, क्योंकि अशोक एक जो अंतिम शासक था, मौर्य वंश का अंतिम प्रमुख शासक था। अशोक के बाद भी पीढ़ियां हुई थी, लेकिन वो इतनी ताकतवर नहीं थी। अशोक ने अहिंसक और शांति प्रिय नीति अपनाई थी बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर, जिसमें हिंसा करने की मनाही थी और जिसके कारण
अशोक ने अपना राज्य का विस्तार नहीं किया था, लेकिन अपने राज्यों की सीमा को सुरक्षित रखा था जब तक जीवित रहा था। लेकिन अहिंसा की जो नीति थी वो उसकी अति ज्यादा हो गई थी, और बाद में मौर्य जो शासन था उसके पतन का कारण बने। और डीएन झा ने ये बताया था कि कमजोर उत्तराधिकारी, ये भी बात काफी हद तक सही है, कमजोर उत्तराधिकारी भी मौर्य वंश के पतन में या मौर्य शासन पतन में जिम्मेदार है। और रोमिला थापर जो आधुनिक इतिहासकार, प्रमुख इतिहासकार, इन्होंने केंद्रीय शासन को इसका पतन का कारण माना, मौर्य शासन के पतन का कारण माना, और अधिकारी तंत्र का प्रतिष्ठित होना, अर्थात केंद्रीय शासन, जो शासन व्यवस्था निर्णय थे केवल एक ही शक्ति या एक ही संप्रभु शक्ति द्वारा लिए जाते थे, अर्थात अशोक और या बाद के जो शासक थे और उनकी जो उच्च मंत्री परिषद थी उसके द्वारा। और जो अधिकारी तंत्र बहुत अधिक प्रशिक्षित था और एक प्रकार की नौकरशाही हावी हो गई थी, और इन्हीं सब कारणों को मिलाकर मौर्य युग था उसका पतन हो गया और मौर्य शासन समाप्त हो गया। तो ये तो हुआ मौर्य युग और उसकी संक्षिप्त जानकारी तथ्यों के रूप में।